गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। हाय मर गई। हाँ हाँ ठीक है ना, सुन लिया। कितनी बारी बोलना है तूने? हद होती है। गुड मॉर्निंग। सलाम बाजी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ठीक, आप कैसी हैं? क्या हाल है? तू कैसा है? क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। देख जरा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हूँ और फिर सामान इधर से उधर हो जाता है। तुझे ना कुछ सुकून नहीं होता है। आएगा इतने बह जाएगा और बह के फिर समझ का मुझे उठता है तो चीज़ों तो संभाल के रख दिया कर। क्या वो फिर कोई घर पे बाजी आप आती है ना तो आपने आके सारे अखबार जो है ना ऐसे फैला के रख देने होते हैं। बाजी तमीज से हर तरीके से काम है तुम्हारा, तो थोड़ा सही कर दो। सुबह सुबह भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, आराम आराम से कैफे चीजें सही कर लो। तो बाजी मैं जब आती खराब कर दिया मैंने, कितना ये नहीं आपने फिर खराब किया हुआ था ना तो मैंने उसको सही किया ना। मैं इतना काम तो नहीं कर सकती। कार का अलग करो, यहाँ का अलग करो, पैसे घर में होते नहीं है, घर जाओ तो सबके रोने रोले पड़े होते। अजीब तमाशे लगाए होते। क्या आज हुआ क्या है तुम्हें? आज तो मौसम भी अच्छा है बाहर, ये क्या गुस्सा लेकर आई हुई हो? बाजी कार का मौसम तो चंगा नहीं है ना। क्या हुआ? मेरा छोटा वाला बेटा बीमार है, मैं परेशान हो गई। डॉक्टर को दिखा दिखा के पैसे अलग लग जाते हैं। इतने दवाइयाँ लेके रख देंगे। वो इतने से बच्चों को मैं क्या दवाइयाँ पिलाऊं? बाजी क्या हो गया इन लोगों को? डॉक्टरों को भी ख्याल नहीं है। छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे। हेल्थ केयर सर्विसेज बिल्कुल अच्छी नहीं है और बहुत बेहतर हो सकती हैं। इनफैक्ट मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स ही पढ़ रही थी बिजली हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से, क्योंकि अभी अभी इलेक्शंस में तो बड़े वादे हैं कि आपकी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मैं जल्दी से आपको ये दो चीज़ें फैक्ट्स बता भी देती हूँ कि 70% जो पॉपुलेशन है हमारी वो प्राइवेट सेक्टर में जाती है। सोचें ज़रा, ठीक है, वरना 30% को सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स फराम हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड, क्योंकि उनको ज़्यादा हॉस्पिटल्स और बेहतर हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत है। सिर्फ 27% हमारी जो पॉपुलेशन है वह पूरा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकती है, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। मतलब कि बाकी जितने 73% हैं वो अपने खर्चे पे और ये वो हमें अपने ही पैसे देने पड़ते हैं। कोई मेडिकल इंश्योरेंस एक आम आदमी के पास तो है ही नहीं। हम 0.1% से भी कम अपनी GDP का जो हिस्सा है वो हेल्थ केयर सर्विसेज पे लगाते हैं। सोचे ज़रा, 0.1% से भी कम, 0.919%। ये वर्ल्ड बैंक की कुछ डेटा थी अराउंड 2014। और 1,27,000 डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, लेकिन 180 मिलियन पीपल। सोचो ज़रा, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1200 लोगों के लिए, यानी कि 1200 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, अगर कोई हम इस तरीके से रेशो निकालें। और वो जो एक डॉक्टर है वो भी तो हर महीने बाद बेचारा सड़कों पर आया हुआ होता है कि उसको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको फेयर पे नहीं मिल रही, उसकी कोई सुनी नहीं जा रही। मतलब या तो चलो अगर एक डॉक्टर 1200 बंदे में उसको आपने इतने अच्छी फैसिलिटीज दी हो, इतना अच्छा रखा हो कि वो तो ख्याल रख सके। लेकिन ये कितना बुरा नसीब खान कि 1200 लोगों का अगर रेशो निकाले तो उनके लिए एक डॉक्टर है एक वक्त पे। तो और मतलब कि पब्लिकली तो आपको पता है हालात कैसे हैं ना, हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, जो आप जाके देखते हैं सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, वहाँ पे भी क्या क्या हाल है। और कहते हैं कि हमारे इस रीजन में, बड़े सगीर में और सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जो है उनके हालात सिर्फ और सिर्फ शायद अफगानिस्तान से थोड़े बेहतर होंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये तो काफ़ी अफसोसनाक बात है और बिजली मुझे बुरा भी लग रहा है। कौन से डॉक्टर के पास ले जाओगी, ख़र्चा भी इतना ज़्यादा होता है, मुफ्त का जो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इतनी अच्छी होती नहीं है। कुछ अदारे हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेस्ट आ चुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मोर्टालिटी रेट बहुत बुरी है। कितने बच्चे जो हैं वो पैदाइश के वक्त ही अपनी जान खो बैठते हैं, कितनी माएँ जो हैं वो अभी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान अपनी जानें खो बैठती हैं क्योंकि उनको अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ये चीज़ें बदल जानी चाहिए। ये चीज़ें बाजी आपको पता है कहाँ मिलेंगी? ये सारा ये हमें थर की तरफ बहुत मिलेगा बाजी। इतने कमज़ोर बच्चे और वहाँ पे एक डॉक्टर है जो सारे चीज़ों को देख रहा होता है। बिल्कुल। और उसमें भी ना वो उसमें बच्चे मर रहे होते हैं, औरतें जो हमारी होती हैं प्रेग्नेंट वो मतलब अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। तो लेकिन ये कि कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और दूसरा ये कि बाजी हमें सेहत पहले से ही अच्छी नहीं होती, बिजली सेहत पहले से ही अच्छी नहीं होती। जब ग़िज़ा नहीं मिलेगी बाजी उनको
क्योंकि यहाँ से बोलते हैं कि जी हम तो थर के लिए उन्होंने किया है। जब कराची को खंगड़ कर दिया है, मतलब आप ऐसे भी डब्बा, पूरा कराची को डब्बा समझ ले, ऐसे भी डब्बा करके यूं करेंगे ना तो कुछ नहीं निकलना है। तो नसीब तुझे क्या हुआ, क्या सोचने लग गया, क्या मैं अपना सोच रहा था यार, जब मैं भी गया था पब्लिक हेल्थ के में, ये फिम्स है ना इस्लामाबाद में, मैं सोच रहा था वहाँ पे डॉक्टर्स की, मुझे ख्याल आया था जब मुझे अपने पर्सनल मसले थे, डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, जो खुद जाती डॉक्टर्स हैं वो बड़े कमिटेड हैं इस कॉज के साथ, लेकिन उनकी बात भी सही है ना, वो उनको जब उनका कोई नहीं पूछता, गवर्नमेंट उनको नहीं पूछती, उनको ख्याल नहीं करती, उनके अंदर भी रिजेंटमेंट आ जाती है, फिर वो आगे पेशेंट को फिर उस तरह से ट्रीट करते हैं कि यार चलो जाओ यार, डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलते, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, फिर वो भी थोड़े से मजबूर ही हो जाते हैं। बाजी इस हवाले से आती है आप लोग किस तरफ फिर उंगली उठाओ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ जो है ना प्राइवेट जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवा रही थी, ऐसा ना कर, जब मैं अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवा रही थी ना तो 500, 1000, 2000 का एक इंजेक्शन। जब मुझे बताया कि गवर्नमेंट वाले वो फ्री में लगा रहे हैं तो मैं खुद हैरान हो गई। जो चीज़ मैं 2000 रुपये में, 500 रुपये में लगवा रही थी वो गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही है, और चंगा बहुत ज़्यादा मतलब देखभाल के पता भी चीज़ें आई हैं। हाँ वो भी हुआ है, लेकिन एक आम आदमी का वो जो कहते हैं ना भरोसा भी उठ जाता है। वो कभी कभी कहते हैं कि ये सही चीज़ें नहीं हैं, हमारा सामान भी ख़राब है, जो दवाइयाँ दुकानों में मिल रही हैं वो ठीक नहीं है, उस दिन ये कितनी बातें हुई थी। तो ये तमाम चीज़ों को तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने देखना होगा कि जो आप दवाई ले रहे हो अपने बच्चे के लिए वो ठीक है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, जो हम वैक्सीनेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं वो उसमें सही सामान आ रहा है नहीं आ रहा। दिस इज़ ऑल्सो बिग प्रॉब्लम एंड अ बिग कंसर्न, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर सर्विसेज उस लेवल पे नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है भाई, अगर आपने मैंने कुछ कराना है तो दूसरा पैसे देते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नॉट सो गुड। दूसरा मेरा पाला पड़ा था हेल्थ केयर इंश्योरेंस से, जब मैं बाहर इधर कनाडा गया था कोर्स के लिए। अब मैं गया वहां पे 3 महीने के लिए था, हाँ अब 3 महीने के लिए गया हूँ, मैंने बहुत कम सी फीस दी थी। वहां पे मुझे हो गया एक दिन एक अस्थमा अटैक हो गया मुझे, और मुझे वो नेबुलाइजेशन हुआ, और वो सही अंदर मुझे 4 घंटे के लिए ऑपरेटिंग रूम में रखा। अब मुझे साथ साथ एक तो सांस वैसे खत्म हो रही थी क्योंकि अस्थमा हो रहा था, एक सांस खत्म हो रही थी, जो भी बिल आना है उसमें तो वैसे कुछ नहीं बच रहा मेरा। यकीन मानो मैंने 3 महीने का $35 दिया होगा और बिल मेरा उन्होंने $7000 का कवर किया। गवर्नमेंट ने ये मेरी तरफ से वो ली बुलेट कहेंगे इसको, क्योंकि बाकी लोग पे कर रहे थे। इतना अच्छा इंश्योरेंस का वहाँ पे निजाम है, अभी यहाँ पे ये निजाम आप अपने टैक्सेस जरूर दें, जितना आप अपने टैक्स देंगे उतना आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो पाएंगी। इसलिए कनाडा वगैरह में फ्री हेल्थ सर्विसेज क्यों होती हैं, बिकॉज यू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस सो द गवर्नमेंट कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये एक पूरा चक्कर है, ये गवर्नमेंट की भी एक हद तक जिम्मेदारी होती है बाजी। लेकिन एक चीज़ और, ये जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स आती हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स आती हैं, वो आके ना पोलियो पिलाती हैं। एक डॉक्टर होती है उनके साथ, उनको इतनी बदतमीजी करते हैं ना उनके साथ, उनको धक्के देंगी, उनको गालियाँ देती हैं, उनको मारा भी जाता है। लेकिन बाजी वो अपने काम से ना नाइंसाफी नहीं होती, आप बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम तो फ्री में आके पिला रहे हैं, वो पहले चेक भी करती हैं कि मेरे बच्चों को खुद आके चेक करती हैं। जब मैं अपने बच्चे को पिलवाती हूँ तो डॉक्टर होती है साथ में, क्योंकि मेरी वादा खुद डॉक्टर है भाई, तो वो भी देखती हैं, वो कहती हैं कि ना हम तो पहले बच्चे को चेक करके फिर पिलाते हैं, दवाइयाँ चेक करते हैं कि सही है, ठीक है, कैसी है। लेकिन ये क्या हमारे यहाँ जो है ना बाजी, कनाडा से आए हुए एक फैमिली, वो इतनी बदतमीजी कर रही थी ना उसके साथ। मैंने कहा आप कनाडा से इतनी पढ़ी लिखी तमीज़दार के आप यहाँ पे पोल्यूशन की इतनी वो बातें करती हैं, इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, ये है वो है। तो मैंने कहा आप खुद ख्याल करें ना, आप जब वहाँ से कुछ सीख के आई तो यहाँ पे भी वही चीज़ रखें। देख कर आई है ना, क्योंकि उधर उन्होंने देखा है, मैं वही तो निज़ाम बता रहा हूँ। जब आपको पता हो कि निज़ाम क्या हो सकता है और क्या है, तब आप कहने के काबिल होते हो। यार ये बातें नहीं करनी मैंने, बस सब बहुत हो गया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बदलेंगी। आज कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में भी बात करते हैं कि वो खुद क्या कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे इतनी हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वाकई में अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में हेल्थ केयर सर्विसेज को बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भूख भी लग रही है थोड़ी सी। मैं आज जल्दी छुट्टी पे जा सकती हूँ? नहीं, आयशा को बुलाओ पहले तो। आज बहाना करने आई थी, सुबह से ऐसे मूड में आई थी, ऊपर से आती बिजली, जब मैं आती हूँ ऊपर से, क्योंकि मैं अपने
वेरी गुड बिजली, फाइनली कोई काम कर रही हो। कुर्सियाँ भी सीधी कर दो, जबकि इन कुर्सियों पे कोई बैठता नहीं, लेकिन हाँ मुझे जो कहा गया तो मैंने कर लिया, वरना तो मैं वो भी ना करती। चाहिए, थोड़ा सा काम तो कर लो। आयशा की आज मदद कर लो किचन में थोड़ा सा। अब मदद तो बिजली करती है, जब मुझे यहाँ आना होता है तो बिजली यहाँ आ जाती है, मुझे वहाँ जाना होता है। अच्छा, और दुपट्टा उठा के कौन रखता है, ये ना करें। अच्छा ये बताए बना क्या रही हैं आप? हाँ जी, मैं बना रही हूँ एक बड़ी क्विक सी चीज़। अच्छा ये कोई इतनी फैंसी चीज़ नहीं है जैसे आप यूजुअली कहते हैं कि जी फॉर इंस्टेंस फ्लाफल बनाने नहीं आते तो कल जैसे हमने वो बनाए। ये बनती हर घर में, लेकिन आज बनाने का मकसद ये है कि सिंस हम एक टिफिन बॉक्स वीक बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी वाली चीज़ों में एक चीज़ है कीमा। अब कीमा जो है वो बीफ का है और एक खास तरीके से जल्दी बन जाता है बेसिकली। हाँ, लेकिन हम फिर भी बीफ का कीमा नहीं बनाएंगे, हम चिकन का कीमा बनाएंगे, झटपट वाला 10 मिनट्स वाला। साथ में हम उसी कीमे में से थोड़ा सा कीमा ऑलरेडी पका हुआ निकाल के उसी की टेक्स-मैक्स सैलेड बनाएंगे। और इसका मकसद ये है कि भाई सुबह के टाइम दिल नहीं चाह रहा होता कि आप 10 चीज़ें बनाएं और हर एक की अलग फ्रॉम द स्क्रैच जो है वो प्रिपरेशन करें, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये 10 मिनट्स कीमा है तो माना कि ये 10 मिनट्स में बनने वाला कीमा है। 10 मिनट्स कीमा, ठीक है। तो ये जल्दी बनने वाला कीमा है, लेकिन अगर आप इसको चॉपर में थोड़ा सा चॉप करेंगे तो ये और भी ज़्यादा जो है वो जल्दी बन जाएगा। अच्छा, तो हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम ये कीमा ले लेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम्स। ठीक है। साथ में इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तकरीबन ½ टीस्पून। लहसुन, ये क्लोव्स हैं 1 2 3 and 4, ठीक है। अच्छा, नमक हम इसमें ऐड करेंगे, ये नमक ही है, ये नमक ही है। ठीक है, चीनी तो नहीं है? चीनी तो नहीं है। ये नमक हमने ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे दही, इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत जल्दी गलेगा। सो यस, 1 पूरा 1 पाव हम इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास बॉक्स वाला दही अवेलेबल था अनुषे, बॉक्स वाला दही ऑलरेडी हल्का सा मीठा होता है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा बॉक्स वाला दही ना यूज़ करें, बिल्कुल जो खुला दही होता है इसका इस्तेमाल करें। एंड हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, लेकिन वो हम अभी नहीं ऐड करेंगे, बाकी इन सारी चीज़ों को हम चॉप करेंगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक और चीज़ ऐड करेंगे विच इज़ अदरक। ये अदरक हम इसमें ज़बरदस्त अच्छा खासा ऐड करेंगे। अदरक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बाय द वे उसको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। बेसिकली ये नेचुरल मीट टेंडराइजर्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अदरक है, लहसुन है, दही है, और ये इसको हम मशीन को आप इज्जत ना दो, प्यार ना दो तो फिर वो तंग करती है। दे दिया प्यार मशीन को। अच्छी तरह से हम इसको चॉप करेंगे और उसके बाद ये झटपट जल्दी से बन जाएगा। वाओ, दैट्स सिंपल। यस, नॉट सो टफ। या इट्स रियली इजी, और इस प्रोसेस की वजह से बहुत जल्दी से ये पक जाएगा। सो बेसिकली इट्स मैक्सिकन? नो 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 नो, इट्स वेरी देसी। वेरी देसी? इट इज रियली रियली देसी। ओह अच्छा, वेरी देसी। टेक्स-मैक्स सैलेड आई थॉट शायद टेक्स-मैक्स तो मैक्सिकन है, कीमा मैक्सिकन नहीं है। कीमा मैक्सिकन नहीं है। हाँ, कीमा टेक्स-मैक्स सैलेड विद देसी कीमा। देसी कीमा, हाँ, ये हम फ्यूजन कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे इसको हम पकाएंगे और साथ में इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये टमाटर जो है वो कैन वाली हैं ताकि जल्दी से मज़े से गल जाएं। मैं इसकी ये प्यूरे भी ऐड करूँगी, ये तकरीबन मैं ऐड करूँगी इसमें ½ कप, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्ची और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे। अच्छा, फ्लेम फुल होना चाहिए, तेज़ तरीन होना चाहिए। आज हम हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से बात कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि भाई आपके हिसाब से पाकिस्तान में हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे हैं, और एक आम आदमी के लिए वही क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइडेड क्यों नहीं है जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेंड करते हैं। और ये बहुत बड़ा मसला है और ये काफ़ी अरसे तक रहेगा, बढ़ती हुई आबादी। और जैसे कि हमने कहा कि 1200 लोगों के लिए अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर है तो किस तरीके से ये काम हो सकेगा। और शायद एक बार फिर घूम फिर के वही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं बदल सकती, इस बात को तो हमें मानना होगा, क्योंकि हम बड़े मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन के बाद। लेकिन वक्त में लेकिन वी मस्ट टेक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, एटलीस्ट तालीम और हेल्थ केयर के लिए तो बेसिक राइट्स हैं। आयशा, ट्रू, और ये राइट्स पूरे होंगे अनुषे तो फिर हम कोई और चीज़ के बारे में सोचेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे जो हम टेक्स-मैक्स सैलेड बना रहे हैं, टेक्स-मैक्स इज एनी सैलेड जिसमें आप बेसिकली बीफ का कीमा विद सम ओरिगैनो विद सम फहीता सीजनिंग्स वो बना के जब आप इसको बनाते हैं तो वो टेक्स-मैक्स सैलेड बनती है। हम इसको देसी कीमे से बनाएंगे। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बेबी कॉर्न्स।
ठीक है। अगर बेबी कॉर्न्स ना हो, जो बिजली का सवाल होता है, और अगर वैसे हो भी एंड इफ यू डोंट लाइक देम, कुछ लोगों को जिनको पसंद नहीं होते, बाजी अगर गाजर ना हो, अगर आलू ना हो, टमाटर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो भुट्टा होता है, भुट्टा बहुत ही सस्ता होता है, और आप कच्चा भुट्टा ले लें, उसको उबालें घर पे और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई देखिए बाजी, बात पता है क्या होती है, जब बंदा कार के अंदर होता है सोचता है कि लाओ चलो कुछ पकाने का मूड नहीं है और कुछ चीज़ें घर पे अवेलेबल नहीं भी होती हैं, तो कहते चलो उसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं। सही। अगर हम ये कॉर्न्स नहीं है तो हम कुछ और सोचेंगे ना कि हम क्या डालें, तो उस हवाले से पूछते कि हमारे मोहल्ले वाले सोचते हैं कि बिजली 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 हौसला। हाँ अच्छा, थैंक यू। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये वाले बेबी कॉर्न्स, साथ में हम चेरी टमेटोज, 2 साइज़ के होते हैं, थोड़े से बड़े और थोड़े छोटे वाले, तो हम छोटे वाले ऐड करेंगे सो दैट वी डोंट नीड टू कट देम। साथ में पर्पल वाली गोभी, ये अब मिल जाती है हर सब्जी के ठेले से, ये तो हर सब्जी के ठेले से मिल जाती है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सम रॉकेट लीव्स, ये हमने ऐड कर दिए। और इसकी जो एक ड्रेसिंग है ना अनुषा, वो बड़े मज़े की है, वो बनाते हैं, दूसरा बोल लाते हैं। ऐसा खुद ही जब समझा रही होती है तो उसको उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। चिली सॉस, दैट्स व्हाट यू कॉल पैशन ना। हाँ। जो खुद समझा रहे हो, आप खुद ही इतने एक्साइटेड हैं कि आप लोग क्या बता रहे हैं। चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, सम हनी, क्योंकि मिर्चों का और मिठास का मज़े का कॉम्बिनेशन रखेंगे। खट्टी मीठी 1 टेबलस्पून ऑफ हनी ऐड कर बैलेंस रखने के लिए फ्लेवर को। चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, और देयर यू गो, ये हमने ऐड कर दिया। और साथ में हम अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको अच्छा सा हम करेंगे विस्क विद द हेल्प ऑफ अ फोक। और उसके बाद बिल्कुल आखिर में सारी वेजिटेबल्स में मैं इसको मिला दूंगी। वेजिटेबल्स में मुझे अभी खीरे भी ऐड करने हैं, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी मज़े की सैलेड, और आखिर में हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे। बाजी मेरा आपसे सवाल है, लोग जो हैं ये लेस के लिए वो खाते हैं, पाए खाते हैं और अरबी खाते हैं। हाँ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि माश की जो दाल होती है और एक छिलके, हरे वाले छिलके की जो दाल होती है, उसमें भी बड़ा लेस होता है, लेकिन उसको खाते नहीं है लोग। वो कहते हैं कि ना इसका जायका चंगा नहीं होता है। दाल तो देखें, दाल का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, सब्जी का तो फिर भी हम कह सकते हैं कि होता है। दाल आप कितने मज़े की बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक मैं टेक्निक बताऊं, एक ज़रा गुर की बात बताऊं। हाँ। जब हम किसी ढाबे पे जाके दाल खाते हैं ना, हम कहते हैं ढाबे वाली दाल, वो फ्राई दाल, उसका क्या हैक है? वो है कि ये दाल अलग बनती है, तेल से भरपूर दाल डाल के, लेकिन वो आप खैर तेल कम तेल के साथ भी ऑब्वियसली बना सकते हैं, बट द हैक इज़ आप दाल अलग उबालेंगे और आप मसाला अलग बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम पहले मसाला बनाते हैं, उसके बाद उसमें दाल ऐड करके उसको हल्की आंच पे पकाते हैं, तो वो कलर, वो जायका लूज हो जाता है कहीं। दैट इज द टेक्निक, दैट इज द हैक। कितनी पतली दाल हो, मोटी हो, से फर्क पड़ता है ना। हाँ, आपने कितनी अच्छी गलाई है। जो दाल फ्राई होती है वो गली भी प्रॉपर्ली होती है, लेकिन दाना दाना होती है। दैट इज द हैक, कि वो बिल्कुल मशी सी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आज तो आयशा ते पैशन से अपने खाने को समझा रही है कि मुझे लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कीमा जो है ये पक रहा है, और हम एक काम करते हैं कि हम जब तक सैलेड पे ड्रेसिंग ऐड कर देते हैं। इट्स रियली स्पाइसी, स्वीट एंड स्पाइसी। तो एक और मिलाती हूँ फोक, सो दैट आई एम एबल टू टॉस इट अप। बिजली, तो मुझे टिफ़िन दे दो ताकि मैं इसको टिफ़िन में भरना शुरू कर दूँ। ये हमने सैलेड को कर लिया टॉस। वो अच्छा, अब एक रैक में, एक कंपार्टमेंट में हम प्लेस कर देंगे ये सैलेड लंच के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि ये कलर्स ऐसे हैं कि बच्चों को भी अट्रैक्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो सैलेड खा लो। सैलेड खा लो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 10 मिनट का कीमा खा लो, 10 मिनट वाला कीमा खा लो, टेक्स-मैक्स सैलेड खा लो। बिल्कुल। अच्छा, बस इस कीमे का पानी हमें ड्राई करना है फुल आंच पे, और हमारी क्योंकि आंच थोड़ी कम है, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक नसीब खान अपनी रेसिपी बनाएंगे तब तक ये कीमा रेडी हो जाएगा। एक वक्फा ले ले, वक्फा। बाजी इंतजार फरमाइए, कुछ देर बाद हम वक्फा लेकर वापस आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। ये मैं बता दे रही बाजी, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। Assalamu alaikum, welcome back from the break. Hola amigo, ¿qué pasa? ये स्पेन से हेलो हाय बोला मैंने, बोला कैसे हो आप लोग। और क्योंकि आज मैं ड्रिंक, एक स्पेनिश हिस्ट्री की ड्रिंक लेकर आया हूँ आपके लिए, 3 leches
स्मूथी। मेरा मुंह जबड़ा मेरा अकड़ गया था, इतना मुश्किल इनके लफ्ज होते हैं। त्रेस मानी तीन, उन दो त्रेस। तो त्रेस का मतलब जी 3 किस्म का मिल्क का प्रोडक्ट बनाएंगे हम, वो बनाते हैं त्रेस लेचेस केक। मैंने उसका ड्रिंक फॉर्मेट बना दिया। हाँ, तो शाय ने बनाया था थ्रेसलेस। हाँ, बनाया था। थ्रेसलेस बनाया हुआ है, थ्रेसलेस केक बना हुआ है। केक बना हुआ है। आज नसीब खान दिखाएगा थ्रेसलेस का जूस। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करो। इसके लिए जो चीजें चाहिए वो है हमारे पास 100 ग्राम खोया का है। ठीक है। 2 मैंने बर्फी ली है, अपनी फेवरेट वाली बर्फी, और कंडेंस्ड मिल्क लिया है हमने, और बर्फ लिया। तो अब हम ये सारा कुछ अपनी जादू वाली मशीन में डाल देंगे। इसकी हिस्ट्री जो है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। आप लोग ऑनलाइन जाके देखेंगे भाई ये बना किधर था पहली बार। लोग कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एक्वाडोर, पर ये है अब जिधर भी बनी थी। हम लोग शुक्र है इसका फायदा उठा सकते हैं। हम आज इसका जूस भी बना सकते हैं और इसका केक भी बना सकते हैं। तो बर्फी भी हम इसके अंदर डालेंगे और अपना ये मजे का खोया भी डालेंगे और अपना एक छोटा सा बोल योगर्ट का, और हमने रेसिपी कार्ड भी आपके सामने चला दिया। इसको जरूर ट्राई करें। हल्का सा जो हम इसमें पानी भी डाल देते हैं, कंडेंस मिल्क भी कर लें। हाँ जी, आज देखना ये अब इस मेरी प्यारी सी जादू वाली जो मशीन है हमें प्यार से ये बना के देगी ड्रिंक। सेलिब्रेट करना चाहिए, जब भी मशीन चले ये सेलिब्रेशन होती। वाह खाना आज तो बड़ी आवाजें निकाल रही है। ये बात माननी चाहिए कि नसीब खान की मशीन ने, जादू वाली मशीन ने, कभी उसको डिसअपॉइंट नहीं किया है। हाँ, काम किया इसने, अच्छा काम किया। अब प्यार मोहब्बत से तो काम करवाता उससे। मशीन ने नहीं किया लेकिन इसने जरूर किया, ढक्कन हटा के और चूसा चला दिया। वाह जी वाह, ये हो गया हमारा लेचेस स्मूदी तैयार। 3 किस्म के दूध, वो कहते हैं हमने यहाँ पे खोया, बर्फी और योगर्ट के साथ हम लोगों ने बनाया। और ओहो एक तो ग्लास में आपने डिसाइड पे रख लो ना, ये तो अपनी ड्रिंक को बंदा सेलिब्रेट ना करे। अच्छा, मुझे आयशा से एक शिकायत है। लेकिन जी क्या शिकायत? आयशा जितने शौक से अपना खाना बनाती है उतने शौक से खाती नहीं है, क्यों? मैं तो बहुत खाती हूँ। अपना खाना कहती है मैं खाती हूँ लेकिन कभी खाती नहीं। मुझे खुशी होती है जब हम ही खा रहे होते हैं, दूसरे होते हैं। लेकिन मेरे लिए एक अकम्प्लिशमेंट होती है कि खत्म हो जाए उसी वक्त और सब खा रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो वो शेफ की अकम्प्लिशमेंट वो होती है। ये नहीं कि वो सबको बोले कि मैंने बनाया तो मैं ही खाऊंगा। वैसे बाजी अक्सर ये होता है कि जब मैं भी खाना जब कार में पकाती हूँ ना तो फिर मुझे खुद को भूख नहीं लग रही होती। ये कुछ आज तक रीजन समझ नहीं आया। बेसिकली ओल्फैक्टरी सेंसेशन इज अ थिंग कि जब आप खाना सूंघते हैं आपको सारे मसालों की स्मेल पता होती है, आपने खुद ऐड किए होते हैं, सो यू डेफिनेटली नो कि टेस्ट क्या है। मर जाती है क्योंकि आपको पता होता है टेस्ट क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। खास तौर पे शेफ्स बनाते बनाते चखते भी बहुत ज्यादा हैं। चखने की रीजन ये होती है, नमक कहने को तो नमक है लेकिन हर नमक की भी डिपेंड करता है कि उसमें कितना सोडियम का कंटेंट है और बाकी चीजें कितनी एडेड है, तो वो कितना नमकीन है, वो मिर्च कितनी तीखी है। तो इसलिए जब हम चखते हैं तो चख के फिर भूख नहीं लग रही होती इतनी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड कर दी है और हरा धनिया ऐड कर दिया है और ये टिफिन की हमारी दूसरी लेयर हो गई है तैयार। यम। यस, अब इसको हम प्लेस करेंगे हमारे टिफिन गरम गरम टिफिन बॉक्स में यहाँ प्लेस करती हूँ सो डैट जरा कैमरा दिखा सके। ठीक है। अच्छा, हरा धनिया और हरी मिर्चें जब आप टिफिन में ऐड करेंगे ना तो खाना आपने ऐड कर दिया, ठंडा हो गया, उसके बाद ऐड करिएगा ताकि जो भी जिसको भी आप दे रहे हैं, अपने हस्बैंड को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा तो खैर गर्म नहीं करवाएगा लेकिन अगर आपका हस्बैंड जो है वो गर्म करवाएंगे ऑफिस में, तो जब वो गर्म होगा फिर सिर्फ हरा धनिया हल्का सा पक जाए, उससे पहले ना पके वरना ब्लैक हो जाएगा। जबरदस्त। यस, वेल डन। एंड दिस इज इट। हल्का सा मैं इसमें ये ग्रेवी इसलिए देख लेने फिर इसी बात पे। बिल्कुल ठीक है जी। नसीब खान पास तो करो भाई। ये देखो आज तो 2 किस्म की चीजें अभी पीजिएगा नहीं, इसलिए कहना पहले से बंदा बैठा हुआ है इस तस्वीरों के लिए। इससे बड़ी नजरें हैं, मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी नजरें। हाँ नजरें हैं तो मैं इतना नहीं पीऊंगी, कम पीऊंगी। शेयर करते हैं, चलो बिजली। हाँ हाँ शेयर पता तो लगे यार, 3 किस्म एक ले लेना और शेक पर हम शेयर कर। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो।
एंड वेलकम बैक। आज हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से बात हो रही है। हमारे पास इस वक्त एक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इन द बिकमिंग जिसे कह सकते हैं। मुलाकात करवाना चाहूँगी आपकी इब्राहिम हाशमी साहब से। मेडिकल स्टूडेंट हैं AKUH पे, लेकिन साथ ही साथ मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी है उन्होंने फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी भी पब्लिक हेल्थ में, मेडिसिन में उन्होंने शुरू किया ड्यूक यूनिवर्सिटी, एंड नाउ ही इज़ कंटिन्यूइंग हिज रिसर्च एंड स्टडी एट आगा खान हॉस्पिटल, एंड बहुत सारे क्लिनिकल रिलेटेड स्टडीज़ में उन्होंने पार्टेक भी किया है, न्यूट्रिशन, कार्डियोलॉजी, वैस्कुलर डिजीज़, एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स आल्सो ऑन द सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप तो ऑलरेडी बहुत अकम्प्लिश्ड हैं सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया। नहीं, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। इब्राहिम, तुमने बाहर बहुत पढ़ा, सब कुछ देखा, वहाँ के हेल्थ सर्विसेज को देखा, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया, अब तुम पाकिस्तान आए हो, क्या डिफरेंस नज़र आता है इवन इन द प्राइवेट सेक्टर? क्योंकि हम यहाँ कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट वाले तो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। इज दैट ट्रू? इट्स ट्रू। पहले जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली वो जो डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल। तो जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स होते हैं वो उनमें जो पहली डिफरेंस है वो उनकी फंडिंग के बीच में। तो जो फंडिंग होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो या कंपनी ओन्ड होते हैं या NGOs रन होते हैं, कोई प्रॉफिट के होते हैं, कोई नॉन प्रॉफिट होते हैं। बिल्कुल। जो दूसरा सेक्टर होता है जो है वो पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर गवर्नमेंट फंडेड होता है। वो उनकी अभी मुझे पता चला है कि हमारी गवर्नमेंट तो कोई पैसे डालती ही नहीं है इन हेल्थ केयर सर्विसेज। हाँ, डालती है एक्चुअली। फ्रॉम 2017 to 2018 वो उन्होंने फंडिंग डबल की हुई है। ओके। फ्रॉम 30 बिलियन to 50 बिलियन। लेकिन उससे अलावा ज़्यादातर यू डोंट सी द डिफरेंस, कहीं नज़र तो नहीं आता। एंड आई एग्री विथ यू, क्योंकि किन जगह पे काफ़ी उनको ज़्यादा काम भी करने की ज़रूरत है। Aside from that, there's a difference in accessibility. Right. Private hospitals ज़्यादातर महंगे होते हैं, at least for the patient. खर्चा कम होता है patient के लिए at public hospitals. सही, बिल्कुल सही है। There you go. कितना ज़रूरी है कि हम एक आम इंसान के लिए अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करें पाकिस्तान में, क्योंकि आम आदमी को ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Of course. जी, जो सबसे ज़्यादा जो हेल्थ कंसर्न्स यहाँ पे होती हैं वो मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। The first thing is in accessibility. ठीक है। दूसरी अफोर्डेबिलिटी में। बिल्कुल। और तीसरी इन द क्वालिटी ऑफ केयर। अगर आप एक्सेसिबिलिटी को देखें तो ये आपके बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के लिव इन स्मॉल विलेजेस, गांव के, एंड देन व्हेन दे नीड हेल्थ केयर उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनको काम छोड़ना पड़ता है, उनको फैमिली छोड़नी पड़ती है, तो इलाज सोचने से पहले यही खर्चे उनके आ जाते हैं। बिल्कुल। एंड देन इवेंचुअली व्हेन दे, इसीलिए वो इलाज शायद कर भी नहीं पाते, एंड देन दे टर्न टू थिंग्स लाइक पीर बाबा के पास जाते हैं, और उनसे ऐसा बहुत होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इस वजह से क्वालिटी ऑफ केयर फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आप हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें जो बताती है कि हर 1000 बर्ड्स में कितने अंडर 5 के डेथ्स होते हैं, वो पाकिस्तान में अभी 79 है, और वो हमारी रैंकिंग कुछ बेहतर हुई भी है पिछले 10 साल में, 169 से 79 तक आया है। लेकिन उस रेट पे बेहतर नहीं हो रही जिस रेट पे होनी चाहिए। क्योंकि ये 79 फिर भी 79 टू मैनी है अभी, ये हमें बिल्कुल कम करवाना है। पानी ख़राब है, हम खुद कमज़ोर लोग हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज बेहतरीन नहीं है, ये मसला है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज हियर? That's another good thing that you've tapped onto. Communicable diseases जो हमारे पास है, जो पानी के जो मसले होते हैं, हेपेटाइटिस होता है पाकिस्तान में, डेंगू होता है, डेंगू होता है, मलेरिया भी होता है, ये सारी बीमारी, ये we can get rid of these diseases if we allocate our resources. वो खुद भी कहते हैं कि एक रिसर्च के मुताबिक कि एक आम पाकिस्तानी वैसे भी इन कंपैरिजन टू पीपल एनीवेयर एल्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड कमज़ोर, उसकी न्यूट्रिशन भी कम और उसको उसकी ग्रोथ भी कम, ये तमाम चीज़ें हम जेनेटिकली थोड़े से वीक हो गए हैं। I like to tap on that actually. जो गोल होता है जो भी हेल्थ सिस्टम का, whether you're in America, whether you're in Pakistan, wherever you are in the world, compassionate health care, जो दिल लगा के जो डॉक्टर्स हमारे जो काम कर सकते हैं, if with compassion and with a health system that serves the people and that gives affordable and effective health care, उससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? तो हमें अपने पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ें मिलती हैं शायद, या वो डॉक्टर्स भी इतने ही थके हुए लगते हैं बेचारे, बिकॉज उनके पास लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं। अभी हमने कहा था कि देयर इज 1 डॉक्टर टू 1200 पीपल। हाँ, दैट्स राइट। द रेशियो इज वे ऑफ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। टू एलैबोरेट अ लिटिल बिट मोर ऑन योर स्टैटिस्टिक, हम हर प्रोविंस के बीच में हम ब्रेकअप करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज़ अबाउट 110 मिलियन, जिसमें से 70,000 डॉक्टर्स हैं, तो ये एक्चुअली आपकी स्टैटिस्टिक को बेहतर करवाता है। ठीक है। अगर आप
अगर आप सिंध में देखें, सिंध में पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज़ अराउंड 43 मिलियन, जिसमें से 60,000 डॉक्टर्स है। ये भी आपका स्टेटिस्टिक को बेहतर करवाता है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में देखें, अगर आप KPK में देखें, पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इज़ अराउंड 12 मिलियन, जिसमें से 12,000 डॉक्टर्स हैं, 4,000 डॉक्टर्स एक्सक्यूज़ में। और ये आपका नहीं, हाँ, तो ये आपका स्टेटिस्टिक को बहुत कम करवा देता है। और इसमें से क्या होता है, यू हैव पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट अफोर्डेबल हेल्थ, टू गेट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड देन अफोर्डेबल। अब देखो, तुम इतना पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, you're going to become a very big doctor one day inshallah. Where do you plan to work? Do you plan to work in the private sector, for instance, because it pays better, it's got a better career ahead of you? कि आप जैसे कितने लोग वाकई में हमारे गाँव में या हमारे छोटे शहरों में जाएंगे लोगों की मदद करने, या डू यू प्लान ऑन स्पेंडिंग सम ऑफ योर टाइम एटलीस्ट विद पीपल हु एक्चुअली नीड दोज सर्विसेज? नहीं, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह दैट इज़ माय प्लान। लेकिन माय एंटायर फैमिली इज़ फ्रॉम अमेरिका। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका। मेरा सारा जो मेरा एजुकेशन, मेरा जर्नी वहीं से शुरू। तुमने वहीं जाना है वापस? नहीं, एंड दैट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादातर ग्लोबल हैं। इस वजह से मैं पाकिस्तान आया, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए देखने के लिए। ठीक है। तो दैट्स माय इंटरेस्ट एंड माय इंटेंशन इज टू बी एनीवेयर वेयर आई कैन बी ऑफ हेल्प, वेदर इट्स हियर और वेदर इट्स इन अमेरिका। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू ट्रेन द डॉक्टर्स? जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, अगर उनको गाँव में जाके ट्रेनिंग दी जाए, आप जैसे लोग जाके उन्हें सिखाएंगे किस तरीके से आगे लोगों का ख्याल रखा जाए? जी, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप अमेरिका में जो ट्रेंड देखें, ज़्यादातर प्राइमरी केयर के ऊपर जा रहा है, फोकस प्रिवेंटिव केयर मेजर्स के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो पहला जो हेल्थ ट्रीटमेंट जो मिलती है, कोई पेशेंट को MI होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक होता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अमेरिका में ये ट्रेंड है, पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन को देखें क्या उनकी अगर डायबिटीज़ मैनेज हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर मैनेज हो, ताकि ये बड़ी बीमारी से बच जाए। हाँ, देयर यू गो। ये तमाम चीज़ें तो बहुत अरसे महंगी। कोई सिल्वर लाइनिंग है जो तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सर्विसेज अब जाके जब इलेक्शंस हुई हैं, डू यू थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, जहाँ तक एक आम आदमी के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज का सवाल है पाकिस्तान में? आई सर्टनली होप सो। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है और बहुत लोग बहुत मेहनत करवा रहे हैं। जैसे NICVD है कराची में, जैसा SIUT है जो लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट्स करवाते हैं। And there's a lot of philanthropic organizations that are doing a lot of good work. Indus Hospital is a fully free run, independent running. Indus Hospital is very good actually. They do very good incredible. work. तो ये जो ट्रेंड आ रहा है, जैसे मैं आपको ट्रेंड बता रहा था, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो आधा हो गया है पिछले 10 साल में। So the trend is going forward, but there's a lot of work to be done. क्या काम करना चाहिए? एक आम हम लोग किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? Should we donate to these hospitals? Should we have more workshops जहाँ पे एक आम आदमी को बताया जाए कि उसकी सेहत को बेहतर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? I believe that healthcare has always been not just a doctor's responsibility or hospital's responsibility, सबकी responsibility है। बिल्कुल। जैसे आप सबको awareness अभी दे रहे हैं, हाँ। जैसे प्राइमरी केयर सेंटर्स में उनको भी awareness दे सकते हैं, जैसे डॉक्टर के तौर पे हम भी इलाज करवा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ी responsibility है। If I was to touch on anything, जैसे before when I was in America, I had some time where I worked as an EMT. EMT क्या होता है? Emergency Medical Technician, जो एम्बुलेंस के पीछे काम करता है। ठीक है। एम्बुलेंस के अंदर काम करता है। And what we did is we go to the site of an accident. ठीक है। यहाँ पे we learned, और वो डॉक्टर ही नहीं था, वो डायग्नोसिस नहीं था, वो एक्चुअली वो लाइफ सेविंग टेक्निक्स थी। जब वो पेशेंट को पहले हम देखते हैं और अस्पताल के दरमियान में उस वक्त पे जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो उस वक्त वो देते हैं, जैसे एयरवे लगवाना, स्प्लिंटिंग करवाना, टर्निकेट। अमन फाउंडेशन के लोग, हम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यहाँ पर आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने हमें बताया था कि जो एम्बुलेंस में जो लोग काम करते हैं वो किस तरीके से लोगों को उठाते हैं। वो भी एक तरीका होता है कि अगर किसी की हड्डियाँ टूटी हुई हैं तो उसको किस तरीके से उठा के ट्रांसफ़र करना चाहिए। और बहुत सारे लोग अपनी जानें ऑन द रोड ही खो बैठते हैं क्योंकि उनको उस वक्त फ़ौरन वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई होती जिनकी उनको ज़रूरत होती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड अलॉन्ग विथ Jeepa Foundation and ED Foundation, these are all privately, ज़्यादातर जो philanthropic organizations. The government can do a lot of work in this sector, I believe, and at least for emergency medicine, it can be the difference between life and death. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बार फिर थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर भी डालें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर्स पे यकीन रखें, जाएं उनके पास। लेकिन जो हम कहते हैं यहाँ पे अपनी सेहत पे ख़ुद ज़्यादा फोकस करना, जो हम मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे थे, वो क्यों होता है? क्योंकि एक औरत ही इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसको पता ही नहीं होता, उनके जो हस्बैंड्स हैं वो उनको अस्पताल तक ले ही नहीं जाते, या फिर गांव देहात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल हैं भी नहीं। सो जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी दैट आवर विलेजेस, हमारे जो छोटे छोटे टाउन्स हैं,
उनमें कितनी हमें ज़रूरत है फॉर बेटर हॉस्पिटल्स, बिगर हॉस्पिटल्स? बहुत ज़रूरत है, And you बहुत think ज़्यादा that's going to ज़रूरत be happening? Are you in touch with that at all? कुछ आइडिया है आपको? है। As far as that, no, मैं खुद गया हूँ। हाँ। I've been to Teerson, I've ठीक been है। to different cities जैसे नवाबशाह, सखर, लड़काना, हाँ। सिंध के तो घरियासी। बुरे हालात हैं, पंजाब जी। में कहते हैं बेहतर हैं फैसिलिटीज। हाँ, मैंने सुना, मैंने खुद नहीं देखा तो उसके बारे में नहीं बोल सकता ठीक हूँ। है। But from what I've seen, I know primary healthcare centers अगर हम सही करें, अगर हम सही से डालें, उससे बहुत फ़र्क आ सकता है। सही। क्योंकि जो ये prevention care हम शुरू करवा सकते हैं पाकिस्तान में। ठीक And this is something that I think can really change the course of healthcare in this country. ठीक है जी, well thank you so much for being here today. It was a pleasure meeting you. Thank you so much All the for very having me. best. और ये आपको पाकिस्तान बहुत आते रहें भाई, आप लोगों की ज़रूरत है. You're the young people, you need to come नहीं, back नहीं. and practice over here. Of course. क्योंकि अमेरिका में बड़े मज़े आ रहे हैं सबको, लेकिन वापस आओ और यहाँ काम करो. Thank you so much. आपको ठीक है बहुत जी, शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कुछ और गेस्ट भी हैं जो आज हमें ज्वाइन करेंगे. देखते हैं वो गेस्ट कौन है, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, या फिर चाय टोस्टर हो. एंड वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके हवाले से बात हो रही है. हमारी सेहत ही सब कुछ है, लेकिन हम अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते. और खुदा ना खास्ता अगर कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, एक आम आदमी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो किस तरीके से उसका इलाज होता है और उसको क्या क्या मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, कौन से चैलेंजेस हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स में, जो हॉस्पिटल्स में जो लोग काम करते हैं वो भी फेस करते हैं, और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा मौजूद हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इमरजेंसी सर्विसेज की एट JPMC कराची. तो इनका तो बिल्कुल ही एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद इमरजेंसी केसेस और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ 24 घंटे. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे. सबसे पहले तो जो चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं इन द पब्लिक सेक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और इन चैलेंजेस को और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है. सिंह साहब, देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो पब्लिक सेक्टर के लिए ये है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ पेशेंट्स जो है हमारे एक्सटेंसिवली हाई हैं. और बिल्कुल इतने पेशेंट्स हैं कि अगर आप देखें कि हमारे साल की स्टेटिस्टिक्स जो है, हमारे सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप अकेले देख लें तो 5 लाख के करीब मरीज़ लाए जाते हैं. तो ये नंबर्स जो हैं आम तौर पर अगर आप बाहर के अस्पतालों से कंपेयर करें तो दीज आर इनकम्पेटिटिव. आप इनको बिल्कुल किसी सूरत हैंडल ही नहीं कर सकते. आए दिन कोई ना कोई मसले होते रहते हैं. और दूसरा ये कि एक जब इतने ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो वायलेंस होने का भी बड़ा चांस होता है, और हर वक्त कुछ ना कुछ इस तरह की बातें होती रहती हैं. सो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज इस तरह की वायलेंस को बहुत फेस करते हैं. इसके उनको बहुत इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है. जी बिल्कुल. और एक आम डॉक्टर के लिए या आम नर्स जो काम कर रही हो और इतनी खदमत भी कर रहे हो लोगों की, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे लोगों को फेस भी करें, उनको ट्रीट भी करें, और उसके साथ साथ इस वायलेंस को भी फेस करें. द अदर थिंग इज़ कि लोगों को अब हेल्थ अवेयरनेस बहुत हो गई है. हर छोटी छोटी बातों पर लोग इमरजेंसी में आना चाहते हैं. एक शॉर्टकट हर कोई ढूंढ रहा होता है. तो हमारे लिए ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है. बिल्कुल, वो समझते हैं कि जल्दी से आ जाएंगे, फर्स्ट हैंड आपको फ़ौरन कुछ मिनटों में देख लिया जाएगा और आपका कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा. लेकिन जो लॉन्ग टर्म इलनेसेस होती हैं उनके लिए जो फॉलो अप्स होते हैं उनके OPDs के अंदर या उनके कंसल्टेंट्स के साथ, वो लोग कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम फौरी तौर पर इमरजेंसी में आ जाए. अच्छा, मेरे यहाँ खातून भी काम करती हैं हमारे घर में, तो उनका कोई आँखों का इलाज था, तो उनको 3 महीने बाद की डेट दी गई थी. तो उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया था, क्योंकि यार ये नहीं कर सकते एक आम आदमी के साथ, ये 3 महीने क्यों ठहरे. मैं फ़ौरन जाके अपनी आँखों का इलाज कर सकती हूँ, 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कर पाएंगी, तो उनको 3 महीने ठहरना होगा. लेकिन are there fewer hospitals? Are there fewer doctors? No. Let me stop you here. That they're not fewer doctors or not fewer. The thing is that we have no primary healthcare setups, and if we have, they are very shanty and they are less. अगर primary healthcare में पहले हमारे पास preventive health, primary healthcare centers होने चाहिए ताकि लोग primary और secondary healthcare centers में जाएं, ताकि tertiary healthcare के ऊपर इतना workload ना हो. And that is one of the problems that needs to be now tackled with smoothly. Good governance एक बात होती है, लेकिन ये कि आप कुछ कर नहीं सकते, because if the
like emergency is greater, then what do you do to patients who are waiting for intern? तो इस वजह से मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे आपने बताया, बट इतना वेटिंग टाइम आम तौर पे JPMC के अंदर नहीं होता. A lot of help has come through the government, of course. गवर्नमेंट का प्राइमरी जिम्मेदारी भी यही है. गवर्नमेंट के थ्रू बेहद हेल्प हुई हॉस्पिटल की और बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन एक हद ही होती है जिस पर गवर्नमेंट भी कर सकती है. NGOs, पब्लिक सेक्टर, इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे हॉस्पिटल्स की, और लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर पीपल हैव कम इन एंड दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स. ये भी अच्छी बात है. अच्छा, मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि एक आम आदमी को खुद भी तो पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए. समटाइम्स दे वेट टिल इट्स टू लेट, तो फिर देन दे कंप्लेन कि हमारे साथ सही वो नहीं किया गया, लाइन में नहीं खड़े हो सकते, इमरजेंसी. जी बिल्कुल, दैट्स करेक्ट. इसलिए कि अगर इतना ज़्यादा इफ़ यू कम सो लेट एट सच एन एंड स्टेज डिजीज, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर डॉक्टर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ओनली लाइक यू कैन सो मच इज़ व्हाट यू कैन डू. लेकिन अगर आप एजुकेट द मासेस, हाउ डू वी एजुकेट एक आम आदमी जो गाँव में है, जो अंदरूनी सिंध छोड़ के तब भी आता है जब हालात इतने बुरे हो गए होते हैं, तब JPMC पहुँचता है. तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए. जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट हमारे पास बहुत हाई, बट डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस पहले से बहुत बेहतर हुआ है. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमारा बहुत हाई होता था, बट समहाउ नाउ वी आर डूइंग अ बिट बेटर. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और इनकम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनके बारे में भी लोगों से बात करना ज़रूरी है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं, उनको हम उस पर आगाही फराहम करें लोगों को. आई थिंक that would help the masses and educate the masses. For example, government ने जैसे ही लोगों को कहा कि आप हेलमेट पहने, अब पीपल काइंड ऑफ उनको पता है कि उनको हेलमेट पहननी चाहिए मोटर बाइक्स पे, लेकिन वो नहीं पहनते. तो आप कितनी सारी हेड इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मोटरसाइकिलिस्ट इंजरीज को, के बाय वेयरिंग अ हेलमेट. किसी ने एक अच्छा पैगाम भी लिखा था, और ये कम्प्लीटली रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब इलेक्शंस के बाद क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो चीज़ें बदल जाएंगी और पाकिस्तान नया हो जाएगा और नया, तो उन्होंने कहा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तो कोई आपके घर में आके तो आपको नहीं सिखा सकता कि किस तरीके से आपने अपने टैक्स देने हैं, या बिजली बचानी है, या पानी बचाना है, या सीट बेल्ट पहनना है, या रूल्स को फॉलो करने हैं. तो वो तो आपने खुद भी एक हद तक अपनी जिम्मेदारी लेनी है. एक आम आदमी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो खुद भी उसकी आगाही थोड़ी सी कम होती है. लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहबा हमें बता रही हैं कि चीज़ें अब इस वक्त बेहतर हो रही हैं. डॉक्टर साहब, एक स्टेटिस्टिक है हमारे पास, कहते हैं कि एक डॉक्टर है हर 1225 लोगों के लिए. ये डॉक्टर्स की तादाद, जी डॉक्टर्स की तादाद तो मुझे लगता नहीं है कि कोई कम हुई है, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ कम डाउन अ बिट, एंड इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. क्वालिटी जो आजकल क्वालिटी फराहम की जा रही है, आई थिंक दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, एंड मेडिकल एजुकेशन मस्ट बी इम्प्रूव्ड, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड इम्प्रूवमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर. आप प्राइवेट सेक्टर को हरगिज़ कंपेयर नहीं कर सकते पब्लिक सेक्टर से. जो काम पब्लिक सेक्टर कर रहा है, मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर वो कर ही नहीं सकता. आई वुड एग्री एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि भाई आप पब्लिक हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि उन्होंने ऐसे केसेस देखे होते हैं और इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो आपका इलाज शायद बेहतर कर सकते हैं. मैं डॉक्टर्स का कंपैरिजन नहीं करती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो प्राइवेट सेक्टर हरगिज़ नहीं करता. प्राइवेट सेक्टर पैसे लेता है और काम करता है, और आप उनको इस बात का क्रेडिट नहीं दे सकते बिकॉज 100% दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू. पब्लिक सेक्टर में यू आर डूइंग ट्वाइस द वर्क. गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी आज हो जाए, उसी वक्त आप सब कुछ तन मन धन लगा के आप उस पर काम करते हैं. कितने इस शहर में, इस सूबे में किस कदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कितनी इमरजेंसीज़ हुई हैं, तरह तरह की इमरजेंसीज़ हुई हैं. 2015 में अगर आप देखें हीट वेव आया था, कितने हज़ारों की तादाद में, मुझे याद है आज भी कि हमने 4 दिन के अरसे में 20,000 मरीज़ देखे थे. ये कोई आम हस्पताल नहीं कर सकता था, और मेरे ख्याल में ये जज्बा भी होता है लोगों का कि दे वर्क अप टू एंड दे मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पब्लिक. हाउएवर, हैविंग सेड दैट, कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हर जगह होती हैं, और
आप अगर देखें कि वही लोग हर दफ़ा हम ब्लेम तो नहीं कर सकते जी, और हर दफ़ा आप सफाई के फॉर एग्जांपल सफाई का फुकदान होता है, तो सफाई का फुकदान इसलिए होता है कि आप ट्रेंड ही नहीं है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ थूक देंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ आप कुछ रैपर्स फेंक देंगे, कुछ और कर देंगे। हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो साफ नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, उनका सामान ठीक नहीं है। बिल्कुल जी, सामान तो उनका बिल्कुल ठीक होता है, सारा दिन सफाई करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का गंद वो लोग वहाँ पर आकर फैलाते हैं वो आप प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं कर सकते। कितने लोगों की तादाद होगी ऑन अ रेगुलर डे, कितने लोग आते हैं? मेरे ख्याल से वी आर हीविंग अ ट्रैफिक ऑफ अबाउट 6,000 पीपल इन अ डे। 6,000 जस्ट ओपीडी पेशेंट्स, 6,000, एंड इसके अलावा इमरजेंसी में 1,500 मरीज माइनस तगाइनी इमरजेंसी रोज़ाना आते हैं। तो दिस इज़ द नंबर, और एक पेशेंट के साथ कोई एक अटेंडेंट नहीं होता। 6,000 के साथ 6,000 आप अटेंडेंट्स भी रख लें, इसलिए कि कम से कम 1 से 2 आदमी तो हर एक के साथ होंगे। ये मैं आपको अंडर एस्टिमेटेड फिगर बता रही हूँ, हर एक के साथ 3-4 शेयर कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें हमने देखी हुई हैं, वो कहते रहते हैं कि हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है। तो हालात सही करना हमारा अपना काम है। एक आदमी अस्पताल आता है, 6 आदमी साथ लेकर आ जाता है, तो उनका भी गंद होता है ना एडेड। सो लाइक आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है और इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, लेकिन हैविंग सेड दैट लोगों को भी कुछ तरबियत होनी चाहिए कि क्या करने की ज़रूरत है। मेडिकल एजुकेशन, लोगों को आगाही फराहम करना, टाइम टू टाइम हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन इतना हमारे बस की बात नहीं। मीडिया की वजह से बड़ा कवरेज होता है। फॉर एग्जांपल हीट वेव जब आ रही थी तो मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया था, और छोटी छोटी चीज़ों में हेपेटाइटिस के बारे में बताते हैं, एड्स के बारे में बताते हैं, और इस तरह की बीमारियों के बारे में। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वंस वी कम बैक वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी, हमारे साथ डॉक्टर सीनी जमाली साहबा मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इमरजेंसी सर्विसेज JPMC कराची में। गवर्नमेंट का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो सीनी साहब ये बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा सा और पैसा डाले, थोड़ा सा इसको सीरियसली ले, तो चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, या फिर हमें सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत सारा डिपेंडेंस हमारा गवर्नमेंट के ऊपर होता है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी एक चीज़ है जिसमें बहुत सारा काम हमारे हॉस्पिटल में आप देखें, बहुत बड़े बड़े काम जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिल के हमने किए हैं। और पेशेंट्स एड फाउंडेशन जैसी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत काम किया है, बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है हॉस्पिटल में। एक बहुत बड़ा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट के साथ मिल के बनाया है पेशेंट्स एड फाउंडेशन ने। इसके अलावा वी डन अ वेरी गुड जॉब विद एटलीस्ट इन आवर हॉस्पिटल अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इम्प्रूविंग because the government has taken a lot of interest in whatever is happening. However, having said that, good governance एक बात होती है, दूसरी एक और चीज़ होती है कि आई थिंक पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द मेडिकल फर्टर्निटी। और अगर एक जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं पॉलिटिकल, आई थिंक अगर उनकी इंडल्जेंस ज़रा हेल्थ सेक्टर में कम हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज़ एप्ट। ठीक है, अपने राइट्स के लिए लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट यू नो health has to be the priority. You can't, you know, जैसे आए दिन कुछ ना कुछ कभी हड़तालें हो रही होती हैं, लोग अस्पताल बंद करते थे। I think that's not, if you want to put up demands to the government, there are other ways of doing it, and you don't really need to emphasize by calling strikes and things like that. I think that is something which is very very important. हमें आम शहरियों को बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों से, और हमने जैसे दूसरे सूबों में देखा, सिंध में तो शुक्र है कि ज़रा कमी रहा, लेकिन और सूबों में बहुत ज़्यादा हुआ कि हड़तालें हो रही हैं आए दिन, और आम आदमी जो है बहुत सफ़र करता है। ये बात है। दूसरा ये कि बेसिक चीज़ों की ज़रूरत जो है, वाटर एंड सैनिटेशन, जिस पर बहुत बड़ा कमीशन भी बना है। मसले वैसे लेकर आते हैं क्योंकि पानी उनका ठीक नहीं है जी, या फिर वो जो औरतें हैं वो कमज़ोर हैं, मैल न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये जी अंडर एज मैरिजेस जो हैं वो ये रिलेटेड तो यही होगी, पानी और जी बिल्कुल, पानी और इसकी पानी की मोर्टेलिटी बहुत होती है, पानी की पोर्टेबल वाटर अवेलेबल नहीं होता
होता, सैनिटेशन कंडीशंस ठीक नहीं है शहर की। Are these the main problems? These are some of the main problems because अगर साफ पानी होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। All the gastrointestinal, skin ailments ये बहुत कम हो सकती हैं। बहुत सारी और communicable diseases भी इससे कम हो जाती हैं। अगर पानी गंदा होगा, उस पे मच्छर होंगे, क्योंकि कहते हैं बहुत सारी diseases जो पाकिस्तान में जो लोग मलेरिया, पानी से ही, बिल्कुल, a lot of hepatitis, these are some of the common ailments जो कि गंदे पानी के साथ हो सकती हैं। ठीक है जी, मुझे बताइएगा, वो मैं पिछले गेस्ट से भी यही पूछा था, what is the silver lining in all this? Are things improving overall? I think so because I'm a government servant. I've been seeing 30 years I've worked for the government sector और 30 साल में मैंने देखा है कि कितनी तरक्की हमने की है। And I think just for one hospital alone, अगर आप इन EC को देख लें, जिना को हम अपना रोल मॉडल बना लें, तो I think we have improved significantly। और हमारी mortality भी कम है, कोई इतनी ज़्यादा mortality नहीं है। We can match the world at any stage with the mortality figures that we have, and we are no less than other people. We have worked very hard। के बारे में अगर बात करें, इक्विपमेंट हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर देता है, और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, फ्री डायलिसिस सर्विसेज है हमारे पास, साइबरनाइफ फैसिलिटी है हमारे पास इमरजेंसी के अंदर हर कुछ अवेलेबल है। फर्स्ट हैंड आप पाएँ, ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यू डोंट नीड टू रन हेयर वायर कि जी ये सिरिंज ले आए, ये दवाई ले आए, ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास। अच्छा, दवाइयों के बारे में बात की तो एक अच्छा सवाल यहाँ पर भी आ गया कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दवाइयाँ भी ठीक नहीं मिलती। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि दवाइयाँ बेच रहे हैं और एक्सपायर्ड दवाइयाँ बेच रहे हैं। ये तो कंट्रोल की बात है कि हाउ यू कैन कंट्रोल। महंगी तो मेरे ख्याल से दवाइयाँ पूरी दुनिया में अगर आप वेस्ट के साथ कंपेयर करें तो वेस्ट में जितनी एक्सपेंसिव है, आम आदमी की अगर बात करें तो हम वेस्ट वाले आम आदमी भी नहीं है, हम तो उससे भी ज़्यादा आम है। बिल्कुल, तो हमारी दवाइयाँ ज़्यादा थोड़ी सस्ती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ लोकल कंपनीज हैं जिनकी अद्वियात बहुत अच्छी हैं और दे मैच देयर इक्विवेलेंट टू एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द वेस्ट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, ये जो छोटी छोटी बेईमानियाँ लोग करते हैं कि पैकेजिंग चेंज कर देते हैं अद्वियात के, आई थिंक दैट इज़ इनकरेक्ट। ड्रग कंट्रोलर्स हों, कोई ऐसे ऑफिसर्स हों जो उनको सुपरवाइज करें, और उनका अपना ज़मीर भी है। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज़ योर ओन कॉन्शियस दैट हाउ यू आर डूइंग एंड यू नो लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आप का ज़मीर ही आपको ये इजाज़त नहीं देता, हर आदमी का अपना भी एक कॉन्शियस होता है और वो उनको ये काम करना ही नहीं चाहिए। यू कांट प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल। एक्चुअली एक आम आदमी इस बारे में भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है कि हम गरीब हैं इसलिए हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। वो उनका एटीट्यूड भी एक हद तक ऐसा होता है कि इसलिए जी, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखा जाता है। हमारा अस्पताल तो है ही गरीबों का अस्पताल। अमीर आदमी तो कम ही आते हैं वहाँ पे, यहाँ पर गरीबी लोग आते हैं। आम आदमी का अस्पताल है, हम आम लोग हैं। और कि आप भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करो और आप भी अपने हिस्से का काम करो, सेहतमंद रहो, बिल्कुल अच्छा खाओ। अपनी बीवी को 8 बच्चों की जरूरत नहीं, उसकी सेहत वैसे खराब हो जाएगी। और बर्थ स्पेसिंग की ज़रूरत है। आम आदमी को इस बात का ख्याल करना चाहिए। और मेल न्यूट्रिशन बच्चों में होता है, तो आप अगर अच्छा फीड करेंगे टू योर फैमिली, बीवी को अच्छा खिलाएंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं के बीच में ब्रेक देंगे, बिल्कुल 2, 2.5, 3 साल का ब्रेक ज़रूर दीजिए, क्योंकि औरतों के साथ ये बहुत बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर घर में 6, 8, 10 बच्चे हों तो वो घर जो है बहुत खुशहाल घराना होगा। आप कम बच्चों के साथ भी खुशहाल घराना हो सकता है। कम बच्चों को आप बेहतर खिला सकेंगे, बेहतर पिला सकेंगे, बेहतर तालीम दे सकेंगे, तो वो एक बर्थ स्पेसिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे आम आदमी को समझ नहीं आती। आई थिंक एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तो वी नीड टू करेक्ट दैट नाउ। इट्स हाई टाइम कि हम अंडरस्टैंड करें कि बर्थ स्पेसिंग भी हो और कम बच्चे खुशहाल घराना। Where do you see the public health sector in the next 10 years in Pakistan? I see a lot of progress. I feel that the challenges will be met over Millennium Development Goals हैं जो हम समझते हैं कि हम कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर अचीव कर लेंगे। अब it's a multi-sectoral हमारे approach। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के इतने अच्छे हो जाएंगे कि मैं बोलूँगी कि ठीक है, मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा रही, मैं JPMC जाके अपना इलाज कराऊँ। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं ऐसा। मेरा ख्याल में कुछ अगले 10-15 साल में आई एम श्योर कि ऐसा हो जाएगा। हेल्थ जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। यू नो, टू गेट गुड हेल्थ केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एंड यू नो यही अगर हमारी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ, लोगों का अच्छा हो जाए
तो आई एम श्योर कि हम हमेशा हम तो अपने ही अस्पताल में जाते, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सिर्फ प्राइवेट में ही चले जाते हैं. वी गो टू आवर ओन हॉस्पिटल. देयर आई वाज माय चिल्ड्रन वर ट्रीटेड इन माय हॉस्पिटल, आई वाज ट्रीटेड इन माय ओन हॉस्पिटल. आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट एंड अ लॉट ऑफ significant people have been treated in our No, it's so hospital. good to see you because you never meet representatives from public sectors in terms of healthcare. आपसे आज मुलाकात हुई है तो I feel like there's hope and inshallah things will get better. Inshallah, And inshallah. they will keep on getting better. Thank you so much for being Thank here, you Dr. very Sahiba. much. It was a pleasure meeting you. और आपकी चाय भी आ गई. Thank you very much. बता दी मैंने. ठीक है Thank जी. you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. हमारे दो दोस्त हैं जो नेपाल से होकर आए हैं रिसेंटली. तो हमारी ट्रैवल डायरीज का जो सेगमेंट है वो शुरू हो जाएगा. उनसे पूछेंगे क्योंकि नेपाल हैज़ बिन ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर एवर. आई रियली वॉन्ट टू विजिट. सो ज़रा उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि नेपाल जाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए. ब्रेक के बाद. जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो. जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो. जी वेलकम बैक. हमारे कुछ दोस्त थे जो ट्रैवल कर रहे थे और ये दोस्त कौन है आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं. लेकिन पहले उनकी कुछ तस्वीरें देखते हैं कि वो कहाँ गए थे, क्या देख रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे और उनको कितना मज़ा आया. लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ दीस पिक्चर्स. वेलकम बैक. और आयशा और नमान दोनों गए थे नेपाल. नमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक. बेहतरीन मजे में लगा. कैसा रहा ट्रिप? ट्रिप बहुत अच्छा था. हाँ. और बेसिकली लेजर ट्रिप बाद में बना. पहले मैं अपने टेस्ट के लिए गया था. हाँ. टेस्ट कैसा रहा? टेस्ट मेरा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह मुबारक. और क्या कहते हैं वो टेस्ट जो कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, तो मेरे पास कुछ कंट्रीज़ की चॉइसेस थी. इसमें इंडिया भी था. तो मैंने सोचा था कि इंडिया सेलेक्ट करें, लेकिन बहुत माइंड डबल हो रहा था कि आई वांट टू बी एट ईज. एब्सोल्युटली. सो हमने नेपाल चूज़ किया. वीज़ा फ्री एंट्री थी और मतलब बेहतरीन ईजी. अच्छा, वीज़ा फ्री एंट्री से क्या मुराद है? क्योंकि हम ट्रैवल इंकरेज करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कहीं जा सकें. तो अगर हम बजट्स की बात करें थोड़ा सा, और वीज़ा फ्री, व्हाट डज वीज़ा फ्री मीन? अच्छा, वीज़ा ऑन अराइवल से मुझे ऐसा लग रहा था कि लमान ठीक है, जब हम यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 10 किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, 10 किस्म के लेटर्स चाहिए होते हैं. सो मैंने डबल चेक बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट से किया कि क्या क्या हमें चाहिए होगा. दे वर लाइक 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी, आपका अपना पासपोर्ट आपको चाहिए होगा और आपका ओरिजिनल CNIC चाहिए होगा, दैट्स इट. और एक कॉपी चाहिए होगी उसकी. ठीक है. और कभी भी वो किसी को रिफ्यूज़ नहीं करती हैं. और सबसे अच्छी बात ये है कि जो नेपाल पहली बार जाता है उसके लिए फ्री है. सो वी डोंट हैव टू पे एनी वीज़ा फीस. दैट इज द बेस्ट थिंग. ग्रेट. ठीक है. और सेकंड टाइम की फीस 2600 रुपए तो पाकिस्तान. इमिग्रेशन पे क्या होता है? वो कोई पेपर नहीं मांगते, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मांगते. एक लाइन होती है, उसमें बड़ी तमीज़ से लगते हैं. मेरे साथ तो बड़ा अच्छा सलूक हुआ था. दे आर वेरी नाइस पीपल बाय द वे. और ज़्यादा कोई ख्वारी भी नहीं होती, कोई लंबी लाइन भी नहीं होती. और आई थिंक वहाँ पे 6 से 8 काउंटर्स थे. अच्छा था. बड़ा था. काठमांडू एयरपोर्ट टूरिस्ट बहुत है. जितने भी 7 कंट्रीज हैं उनका काउंटर अलग था. पाकिस्तान का काउंटर अलग था, चाइना का काउंटर अलग था, और बाकी जो UK US वगैरह उनके काउंटर्स अलग थे. पहली दफ़ा की वीज़ा फीस कोई नहीं थी. सेकंड टाइम की वीज़ा फीस जो है वो $25 है. सो इट विल बी समवेयर अराउंड 2600 रुपीज़. प्लस मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैं जब किसी काउंटर, मुझे बोला कि आप यहाँ खड़े हो जाए. मैं यहाँ खड़ा हो गया. मैं जब काउंटर, बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया. मैं उसके पहले हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था, पासपोर्ट स्कैन किया था कंप्यूटराइज के ऊपर, ताकि जैसे हम लोग उसके पास गए तो उसमें सारी हमारी डिटेल्स हों. ठीक है. फिर मैं एक काउंटर पे लगा. उसने कहा आप नेक्स्ट पे जाएं. फिर मैं नेक्स्ट पे गया. उसने कहा आप नेक्स्ट पे जाएं. लिटरली मेरे से ये नेक्स्ट का गेम होते होते मुझे पहुंचा दिया आखिरी काउंटर पे, चाइनीज़ काउंटर पे. मुझे बाद में उसने बताया कि आप चूँकि पाकिस्तान से तो 7 कंट्री. अच्छा, मुझे मेरा वीज़ा मिला चाइनीज़ काउंटर से जो कि 7 कंट्रीज़ का था. आयशा को वीज़ा मिला उसके US काउंटर से जो कि जहाँ से US सिटीजन को वीज़ा मिल रहा है. अच्छा, वाकई ये बात सही है कि मुझे आसानी से, मैंने 5 मिनट में मेरा काम हो गया था. और लमान को वाकई थोड़ी सी ट्रबल हुई थी एयरपोर्ट पे. मगर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना अनुषे, नेपाली लोगों के बारे में, वो ये थी कि वहाँ पे एक फैमिली थी. हमें ऐसा लगा कि वो वहाँ पे जॉब करते हैं, इतनी हेल्प कर रहे थे वो हमारी. और जब उस फैमिली ने हमारी हेल्प की, बाद में मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप यहाँ पे क्या काम करते थे? बोले कि हम यहाँ पे काम नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुल्क से कोई होके जाए और वो बोले कि मुझे इतना ख्वार किया है, मुझे मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है. दे हेल्प्ड अस. दे आर वेरी नाइस पीपल.
उसने हमें हेल्प भी किया, प्लस मतलब उसने नेपाली ज़बान के अंदर उसने उस बंदे को टोका भी कि आपने ये सही नहीं किया। आइदर यू कुड हैव गाइडेड हिम कि आप उसको एग्जैक्ट सही काउंटर पे जाओ, आपने इनको बोला नेक्स्ट काउंटर नेक्स्ट काउंटर नेक्स्ट काउंटर, ये पूरे 4 काउंटर से होते हुए आ रहे हैं, मैं खुद विटनेस कर रहा हूँ उस चीज़ को, मेरे साथ थे बाकायदा वो भी। फिर हमें एंड में जाके उन्होंने, चूँकि उनकी बहन यूएस से आ रही थी, उनका यूएस काउंटर था, मैं भी उस काउंटर में लगा हुआ था, मुझे नहीं दिया उन्होंने वीज़ा, वहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आगे जाके दूसरे वाले में मुझे मिला। वाओ, there you go. How much did it cost if you don't mind me asking? नहीं, Because accommodation वगैरह ये लोगों के लिए बहुत एक क्वेश्चन होता है, और तुम दोनों को इसलिए बैठाया था कि कुछ बोल लो, ठीक है? वो अभी इनका पूरा ट्रिप खत्म हुआ नहीं है, वो इतना कुछ है उनके बारे में काउंटर पे इतना घूम रहा है, नेक्स्ट काउंटर नेक्स्ट काउंटर नेक्स्ट काउंटर, काउंटर से आगे नहीं, मेरी मजबूरी थी काउंटर पे घूमना। वो आपकी मजबूरी, और यहाँ पे जो हमारी मजबूरी उन्होंने हमें। अच्छा, मैं खर्चा बता देती हूँ। देखो, टिकट्स को तो हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। टिकट्स तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं। हमारे लिए वो भी बाय द वे बड़ी बजट फ्रेंडली थी। टू बी ऑनेस्ट, हम फ्लाई दुबई से गए थे, पहला एक्सपीरियंस था हमारा, इट वाज नॉट बैड, वी लव्ड इट, ठीक है। तो तकरीबन समझो कि 1.2 लाइक 1,20,000 उसके आपने निकाल दिए। उसके बाद अकोमोडेशन जो हमारी पूरी हमने ली थी, वो बहुत महंगी वाली भी नहीं थी और वो बहुत सस्ती वाली भी नहीं थी। हमें लगा होगा अकोमोडेशन का, लेकिन हमने लास्ट नाइट एक ऐसे होटल में स्टे किया था विच वाज अ बुटीक होटल। सो उसके पाकिस्तानी हिसाब से उसके पैसे थे कोई 4,000 रुपए, एंड इट वाज वेरी नाइस। बाद में हम लोग रिग्रेट कर रहे थे। अच्छा, वो भी हुआ ये था कि हम लोगों को चेकआउट नहीं करना था, आयशा ने होशियारी में आके चेकआउट कर दिया था। चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने प्लान ये किया था कि हम पूरा दिन नेपाल घूमेंगे। हमने कहा ठीक है, हम लोग मैं कहा 3 घंटे में बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हम लोगों को एक बुटीक होटल लेना पड़ा था जाके, हम लोगों ने जाकर ताकि नींद पूरी करी, और फिर हम लोग तो खर्चा अगर हम ये लगाए तो 1 अकोमोडेशन का, लेकिन आप 2 लोगों की अकोमोडेशन इवन 40-50,000 में भी। तो आप लोग ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, और आपको अब तो ऑप्शंस अगोड़ा पे वगैरह पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। खाना पीना बहुत सस्ता था। कौन सी एरिया में रहना चाहिए? कोई एरिया? थामिल THAMEL, वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह ज्यादा है। हाँ, वो सेंटर है, वो टूरिस्ट एरिया है। तब मेरे हिसाब से जितने भी टूरिस्ट थे सबसे पहले वो काठमांडू आके थामिल में आते हैं, और वो थामिल से फिर जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, मुझे बताओ कि खूबसूरत है जगह, इज इट वर्थ अ विजिट? सस्ती है? वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ पर्सन, मुझे सी पसंद है, मुझे समंदर पसंद है, मुझे ओशंस पसंद है। नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, पहाड़ है वहाँ पे सिर्फ पहाड़ है। मुझे पहाड़ भी पसंद है बाय द वे, लेकिन पहाड़ मुझे वो पसंद है जो आधे डूबे हुए हों बादलों में, तो देख के मजा है। ये डूबे हुए थे। हम लोग गए थे, हम लोग गए थे 8,000 फीट तक गए थे हम लोग। वाह। तो वहाँ तो पूरा डूबा था। जो तस्वीर में देखी, ये तस्वीर जो चल रही है, जो हम गए हैं, एक पोखरा गए, नगरकोट गए हैं। आप लोग गए कैसे थे वहाँ पे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हिसाब किताब है? टैक्सी करा नसीब खान जागा है। वहाँ पे एक ऑटो, वो बोलते हैं ऑटो, वो एक ऑटो चलती है, ऑटो रिक्शा। हाँ, वो बड़े मजे का होता है। चिंग चिंग ची, उसमें आगे जो है वो एक साइकिल होती है और पीछे दो लोग होते हैं, एक आदमी चला रहा होता है, एक आदमी उसकी टांगे, वो साइकिल रिक्शा है, वो साइकिल रिक्शा, उसको वहाँ पे ऑटो बोलती हैं। अच्छा, एक टैक्सी है, जैसे पाकिस्तान की टैक्सीज होती हैं, बगैर मीटर के चलती हैं, वैसे चलती हैं। और अगर जैसे हमें लंबा ट्रैवल करना था तो हमने रेंट कार करवाई थी, और रेंट कार हमें काफ़ी दूर, हम नगरकोट गए थे, 4,000 5,000 ऑलमोस्ट करेंसी हमारे होटल से मिली थी। अच्छा, करेंसी ऑलमोस्ट इक्वल है। करेंसी का जो रेट है पाकिस्तानी 130 रुपए, नेपाल के सॉरी पाकिस्तानी 130 रुपए, नेपाली 100 रुपए। सो जो रेट आ रहा है वो 1.3 का आ रहा है। नहीं तो उधर आपको जो आप लोगों ने गुफ्तगू करनी थी उधर आम बंदे से, वो किस जुबान में कर रहे हो? उर्दू, इंग्लिश, अंग्रेजी और हिंदी, और बिहारी भी कुछ मिल गए थे हमें हमारे गांव के। अगर आप गांव के मिले थे, है ना, अगर आप कोई ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, जैसे थाईलैंड में तो बड़ी होती है, सो लैंग्वेज का कोई मसला आपको नहीं होगा। बल्कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं ना, आपस में एक बात करना चाहते हैं कि दूसरा ना समझे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने उर्दू में बात की तब भी वो समझ गए, इंग्लिश में बात की तब भी समझ गए, और कहने को हिंदी है मगर आपने पंजाबी में बात कर ली, शायद समझना बात है। अच्छा, वहाँ पे शॉपिंग कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई थी या थोड़ी? सब थी वहाँ पे, क्योंकि बुद्धिज़्म है, हिंदू ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमें उनके काफ़ी सारे सोवेनियर्स मिले, उनकी कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें हमने ली हैं, और बार्गेनिंग आई थिंक ऐसी हमने कराई है जैसे यहाँ पे कराते हैं ना। उन्होंने ज़्यादा कराई। आयशा वैसे है बहुत दयालु। आयशा को बोलेगा कितने का, ये आयशा को बोलेगा 2,500 रुपये का। अच्छा, 2,000 में दे दो, ठीक है, तो गलत है ना? नहीं, वो तो करना चाहिए। नहीं, टूरिस्ट को असूली तौर पे तो टूरिस्ट का जो मैं हिसाब किताब लगा तो बोले 2,500 का, बोले उसको बोलो बेटा 800 पकड़ो, ये तो मुझे जो है ना ये ऐसे
ये टूरिस्ट के साथ तो ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली आपके भाई ने यही किया। और अगर कोई ये बोले कि 800 के साथ मुझे ये चीज़ भी दे दो वो चीज़ भी दे दो, वो गलत है। तो एक बार सिर्फ हमने ये ताना सुना था कि अच्छा वो नेपाल थोड़ी सी ज़रा गरीब कंट्री है तो अब आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे मेरे दिल को इतना लगा था वो अनुष्का की मैंने उसके बाद डिस्काउंट करा। बोलो हम भी पाकिस्तान नहीं, खैर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम डेवलप्ड भाई, हम नया पाकिस्तान है और हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा लेकिन मजे की बात ये ब्रेक ले लूं मैं पहले, फिर मजे की बात बताना। मजे की बात सुनते हैं ब्रेक के बाद। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। हमारे नेपाल रिटर्न्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, आयशा और लमान, जिनका ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। एक मज़े की बात हमें लमान बताने वाला था, लेकिन उसको सुनने से पहले कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आपके माशाल्लाह इतने प्यारे मेहमान कपल आया हुआ है हमारे, उन सबको भी, और जो बिजली बैठी हैं और हमारे शेफ बैठे हैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आज माशाल्लाह आप दोनों को देखा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे और बहुत सारी खुशियाँ दे। और आयशा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और आपके हस्बैंड से भी कि आपने शादी के बाद हमारे भाई को क्या पहली डिश बना कर दी और भाई ने आपको क्या पहली डिश बना कर खिलाई? पहली डिश? ठीक है, अभी बताती हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। बताइए। अच्छा, क्योंकि हम पिथम में साथ थे culinary स्कूल में, तो ये रोज पहले मेरे डिशेस खिला दी थी। हाँ, ये तो रोज मेरे हाथ का खाना खाता था, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ की सबसे पहले कढ़ाई खाई थी। आयशा को बहुत सारी चीज़ें मैंने खिलाई हैं, लेकिन आयशा ने एक दफ़ा मेरी अम्मी गई हुई थी इस्लामाबाद, और आयशा ने एक दफ़ा मेरी अम्मी से बेसिकली मुझे मेरी अम्मी का खाना बहुत पसंद है, स्पेशली दाल चावल और आलू गोश्त। तो अब आयशा ने मेरी अम्मी से उसकी आलू गोश्त की रेसिपी ली थी, और मेरी अम्मी जैसा एग्जैक्ट आयशा ने बनाया, 100% डुप्लीकेट। वाह, हाँ, ये मुझे बड़ा, ये तो क्या बात हो गई है भाई। ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा था। अगर खाने की बातें हो ही रही है तो ये जरूर बताना कि नेपाल में खाना कैसा था। वेजिटेरियन ज़्यादा वेजिटेरियन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको मटन हलाल नहीं मिलेगा या आपको चिकन हलाल नहीं मिलेगी, वो भी थी। अमेजिंग खाना। अनुषे, मैंने और लमान ने जो खाने का बजट रखा हुआ था ना, उसमें से पैसे बच गए थे। इतना खाया है, लेकिन इतना अच्छा खाना, इतना सस्ता खाना, पॉकेट फ्रेंडली खाना था, पॉकेट फ्रेंडली खाना। प्लस आपको वहाँ पे हलाल हराम का इतना इशू ऐसा नहीं आएगा। जहाँ पे चिकन हलाल नहीं होगी या मटन हलाल नहीं होगा, वो आपको बंदा ऑन द स्पॉट बता देता है कि भाई हमारे पास चिकन हलाल है, मटन हलाल नहीं है, या दोनों हलाल नहीं है। अगर दोनों हलाल नहीं है तो गो फॉर वेज, जो कि हम लोगों ने किया। सब्जियां तो बहुत सब्जियां हम लोग, आयशा ने मुझे इतनी सब्जियां खिलाई हैं मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छी बात है, आयशा को तो सब्जी वैसी पसंद है, व्हिच इज ग्रेट। और अनुषे, अक्सर ऐसा भी हुआ है नसीब खान कि जैसे हम यहाँ पे खाना खाते हैं पाकिस्तान में, अगर हम किसी ढाबे पे जाके खाना खाएं, फॉर इंस्टेंस, अब ये मैं कोई हाईवे वाली जगह की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल से ढाबे की बात कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से सालन हम मंगवाएंगे 500 रुपए में मेहमान खा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। वहाँ हमने 500 रुपए में, अगर वहाँ के 500 है तो यहाँ वहाँ के 300-700 रुपए तो बच जाएगा ना, 500। और उसमें 3 सालन, रोटियाँ, पानी की बोतल, और वो सालन ऐसे नहीं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, गंदे हैं, ऊपर ऑयल है, नहीं। कम ऑयली खाना, साफ सुथरा खाना आप कम से कम प्राइस में खा सकते हैं, वो भी खाया है। कभी कभी हमने 1500 दोनों का मिला के भी दिया है, लेकिन इट वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल एंड सस्ता। वैसे उधर है क्या, उधर ज्यादा वेजिटेबल की डिशेस उनकी अच्छी हैं या वो उधर बेसिकली वेजीज ज्यादा हैं, दाल ज्यादा है, क्योंकि चूंकि दो मजहब उधर हैं, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में ज़्यादातर लोग मीट नहीं प्रेफर करते, और कुछ करते हैं तो कुछ सर्टेन, एब्सोल्युटली इंडिया का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल है। बीफ आपको नहीं मिलेगा उधर, आपको वहाँ पे मिलता है बफेलो मीट, बीफ का मीट नहीं मिलेगा। अच्छा, बीफ नहीं मिलेगा, बीफ नहीं मिलेगा आपको, बाकी सब चीज़ें मिलेंगी, चिकन भी मिलेगा, मटन भी मिलेगा, और कुछ और चीजें भी मिलेंगी। मछली मुझे मिली ज्यादा नहीं खाते, हाँ, क्योंकि एक लैंडलॉक है, फिर भी उनको महंगी पड़ती होगी। महंगी होती है, इंपोर्टेड मंगवाते होंगे वो, लेकिन वो उनका अपना वो नहीं है, उनका अपना वो। टूरिस्ट कितने हैं वहाँ पे भाई, मत पूछें। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोग तमिल में थे
मुझे नहीं याद कि मैं हर किस्म की नेशनलिटी से मिला हूँ। रशियन, फ्रेंच, सबसे ज्यादा उधर आते हैं रशियन और फ्रेंच। हालांकि हम ऑफ सीजन में गए थे बाय द वे, हमें सबने यही बताया कि ऑफ सीजन पीक सीजन क्या होता है उधर? जो पीक सीजन होता है जब बारिशें नहीं होती हैं। यूजुअली ज्यादातर सर्दियों का सीजन जो है पीक सीजन है, बिकॉज वहाँ से लोगों ने जो है वो दूसरी तरफ जाना होता है, लाइक हाइकिंग वगैरह करनी होती है। वैसे फिर वहाँ का सीजन कौन सा है? जो ज्यादा मानसून सर्दी है सीजन नहीं है, दैट इज दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट्स इट। इसके बाद नहीं। जैसे क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि ज़रा एक चक्कर लगाए, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ दुनिया में सब, लेकिन वही था कि सीज़न शायद थोड़ा सा, लेकिन तुम लोगों को तो काम के लिए भी जाना था। हाँ, इट्स ऑलवेज रेनिंग। इस सीज़न का मसला ये मानसून है, इट्स ऑलवेज रेनिंग। वी थॉरली लव्ड इट, लेकिन हाँ इसमें ये है कि आप हाइकिंग वाइकिंग नहीं कर सकते, और साइट सीइंग के लिए भी आपको उस दिन जाना पड़ता है जिस दिन बारिश ना हो रही हो, वरना फिर आपको इतनी ऊंचाई पे कुछ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आपका विजन ब्लर हो जाता है। लेट इट बी रोड, लेट इट बी पहाड़, कुछ भी है, बारिश इतनी शदीद होती है। दोपहर 2 बजे उधर लिटरली रात 8 बजे का मंजर देखा है मैंने। तो फिर क्या मतलब कि इतनी तेज बारिश हो रही थी और बादल इतने ज्यादा आए हुए थे कि हम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन पाकिस्तानी इट्स आल्सो खूबसूरत, इट्स आल्सो खूबसूरत। क्योंकि हम कराची के सिर्फ रोज आसमान को देख के कहते हैं आज शायद है ना एक बूंद आती है, लगता है प्लीज एक बूंद दे दो। हाँ, हम तो अभी फिर सुना है ना, कह रहे हैं कि ना जो गुजरना वाला साफ करा दो, क्योंकि ना मानसून आ गया तो बारिश शुरू होने वाली है। मैंने कहा कौन सी बारिश है जो हम जून से धोखा है ये, और अगस्त शुरू हो गया जी, आज 1 अगस्त हो गई है। काश हो जाए, काश हो जाए। ऐसी है। आप इतने प्यार कितना से रेकमेंड करोगे पाकिस्तानीज को नेपाल जाने के लिए? 100% डेफिनेटली। अगर they like Pakistanis, they're good to Pakistanis, they love Pakistani and to be honest there is no racism। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी and this is for sure। मैं बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जाना मजबूरी थी, मैं अगर मुझसे कोई ऐसे ही बोले कि नेपाल जाओ तो मैं शायद ना जाता, लेकिन चूंकि जाना मजबूरी थी और मेरे हिसाब से वो मजबूरी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो एक प्लेजरेबल ट्रिप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। इनफैक्ट जब बार्गेनिंग, थोड़ी सी आपकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर या तो आइदर आप बहुत कोई बेहतरीन रिच हो, आपको फर्क ना पड़ता हो, या आप बार्गेनिंग कराएं। बेहतरीन रिच। लेकिन इट्स एन इकोनॉमिकल ट्रिप। अगर एक इंसान के हिसाब से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, जिसमें टिकट भी हो, जिसमें अकोमोडेशन भी हो, जिसमें खाना पीना भी हो, अगर आपके पास 2 लाख हैं पर पर्सन, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो देयर। और अगर आप सेंसिबली खर्च करेंगे तो इसमें से भी पैसे बचा सकते हैं। क्वेटा से कॉल है हमारे पास आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? जी मैंने आयशा से बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। आयशा आप सुन रही हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। आयशा, मैंने पूछना था आखिर आप दोनों ने नेपाल क्यों सिलेक्ट किया? नेपाल क्या? मुझे सुनाई नेपाल क्यों चूज किया? नेपाल क्यों चूज किया? ठीक है जी, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमें एक टेस्ट होता है हैसब के नाम से, जो कि मैंने अनुषा को बताया भी था। शेफ्स के लिए बेसिकली सर्टिफिकेशन होती है। हमारे पास ऑप्शंस थे इंडिया के, नेपाल के, और 1-2 और जगह के ऑप्शंस थे। तो हमने कहा वीजा ऑन अराइवल, ये तो भाई आसान, वेरी नाइस। एंड हम इसलिए गए थे, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो इसलिए जाएंगे कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। ओह, सो यू एक्चुअली वांट टू गो नेक्स्ट टाइम? ओह यस, आई वांट टू। देखिए, एक मेरी थोड़ी सी एक चीज रह गई है। दैट मींस इट्स रियली वर्थ गोइंग। मेरी एक चीज ये रह गई है कि मैं जब उधर गया ना, तो मेरे पास पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज मिस हो गई है। मेरे पास नॉलेज इतनी नहीं थी। जब मैं उधर गया, मैंने आयशा से बोला, आयशा कुछ भी हो जाए मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है। आयशा वाज लाइक, लमान तुम नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं कुछ भी करके जाऊंगा। मैं गया, उनसे मैंने मालूमात करी, उसने मुझे बताया $100,000 4 महीने का ट्रिप टू माउंट एवरेस्ट है। उसके अंदर आपके लिविंग एक्सपेंसेस, खाना पीना, एवरीथिंग। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं मरी जाऊँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट की तस्वीर खींचूंगा और मैं उस पर चढ़ के चला जाऊंगा आगे फोटोशॉप पे। उसके बाद मैं नदिया के लिए चले जाऊंगा। कोई बल नहीं था। बेस कैंप के लिए भी 13 दिन रिक्वायर्ड है। बेस कैंप के लिए 13 डेज रिक्वायर्ड है। हाँ, और जो उधर का दोस्तों ने बेस कैंप किया, उधर का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे जब टेक ऑफ होता है प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो वो पहले नीचे जाता है और फिर वो ऊपर आता है। सो ये भी एक बड़ा मसला है उधर। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद दोनों कह रहे हैं कि दोनों दोबारा फिर से नेपाल का एक चक्कर ज़रूर लगाएंगे। तो शायद हम भी आपके साथ टैग अलॉन्ग कर लेंगे, वी कैन मेक अ ग्रुप and go, and that could be a lot of fun.
आज हमने हेल्थ केयर सर्विसेज के हवाले से बात की। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर सर्विसेज पे ज़्यादा पैसे खर्च करेगी। अपनी सेहत का ख़ुद भी ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी, अपने न्यूट्रिशन का ख़ुद भी एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ऑफ योर ओन हेल्थ। डोंट वेट टिल इट्स टू लेट, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ फैंटास्टिक डे। वेडनेसडे मिडवीक, बस 2 दिन रह गए इस हफ्ते के, बस 2 दिन रह गए, बस 2 दिन रह गए। काटने किसी तरह। ठीक है जी, काटना ही है, उसके बाद क्या करना है? जी में जो है कर लो, रूटीन से